आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में और एक नई श्रृंखला में जिसका नाम है OTP अर्थात वन टॉपिक पर डे। आज हम संविधान के इतिहास के बारे में जानेंगे कि संविधान हमारा बना कैसे, किस 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 प्रकार के रेगुलेटिंग एक्ट आए, किस प्रकार के अधिनियम आए। तो आज हम कुछ अधिनियम के बारे में जानेंगे और प्रतिदिन 2 से 4 अधिनियम के बारे में जानेंगे जिसका कि पेपर में योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का इतिहास। संविधान के इतिहास को जानने से पहले हमें जानना होगा संविधान से पहले हमारे भारत में व्यवस्था कैसे थी, किसका शासन था, क्या था, इस सब को जानते हैं। तो संविधान का इतिहास जानने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं सन 1600 के चार्टर एक्ट के बारे में। सन 1600 के चार्टर एक्ट के बारे में, जिसमें बात की जाए तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। किसकी? 15 वर्षों के लिए जो पूर्वी देश हुआ करते थे। अच्छा, हम पूर्वी देश कैसे, हमने बताया था आपको पिछली बार कि जब आपको मैं ज्योग्राफी में थोड़ा लेक्चर दिया था कि जैसे मैं मान लो यदि इस प्रकार से बांट दो किसी भी डिवीजन को, तो ऊपर का डिवीजन उत्तर होता है, नीचे का डिवीजन दक्षिण होता है, दाएं साइड का पूर्व होता है और बाएं साइड का पश्चिम होता है। तो यदि हम बात करें थोड़ा सा, यदि मान लीजिए ये यूरोप है और यह पूरा एशिया है, आप मैप को जानते हैं, तो एशिया में ही तो भारत पड़ता है आपको, ये मान लीजिए भारत है। तो यदि इसको ऐसे बांट दिया जाएगा तो बताइए पूरब में पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसके देखिए, तो इस प्रकार से महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी। अनुमति देने के बाद 31 दिसंबर सन 16 को ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। और कहाँ पर की गई? तो लंदन में स्थापना की गई, इसको याद रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए कुछ प्रशासन और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। तो जिसमें से प्रशासन में कौन कौन शामिल होता था? तो आपका एक गवर्नर होता था और 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे इसके। और इस पूरे कमेटी को गवर्नर और उसकी परिषद कहते थे। क्या कहते थे? गवर्नर और उनकी परिषद कहते थे। ये बात। इसके बाद समय गुजरता गया, सन गुजरते गए, साल गुजरता गई। बंगाल, कलकत्ता, बम्बई, इन सब में अधिकार कर लिया जाता है। अधिकार करने के बाद सन 1726 का एक्ट लाया जाता है। सन 1726 का एक्ट लाया जाता है, जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन प्रेसिडेंट और गवर्नर परिषद को मिला करके एक कर दिया जाता है। जो विधि का कानून हुआ करता, उनका जो कानून हुआ करता था, पहले इंग्लैंड में स्थित हुआ करते थे ये लोग। कहाँ हुआ करते थे? पहले इंग्लैंड में स्थित हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, इसके गवर्नर और 14 सदस्य। अब प्रत्येक प्रांत और उनकी परिषद कानून बना सकते थे। जो बंगाल, बम्बई और कलकत्ता हुआ करते थे, अब जो प्रत्येक प्रांत हुआ करते थे, जो बंगाल, बम्बई और कलकत्ता, ये प्रांत कहलाते थे, अपने अपने गवर्नर और उनकी परिषद कानून बना सकते थे। पहले जो कानून बना करते थे वो सब लंदन से बना करते थे, लेकिन उनके अधिकार दे दिए गए सन 1726 के एक्ट के तहत कि अब वो खुद का कानून बना सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ से शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत होती है। अच्छा, एक्ट और अधिनियम समझ लीजिए। जब कोई नियम खाली लाया जाता है तो उसे एक्ट कहते हैं, और जब उसको गैजेट में प्रकाशित कर दिया तो वो हमारा क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा समझिएगा। तो जब सन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसमें सिफारिश किसकी थी? सिफारिश की थी लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाई गई गुप्त समिति की पास हुआ ये। और अब समझिएगा कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा हुआ करते थे, इनके बारे में जानते थोड़ा सा। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, जो बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसके अधीन, क्योंकि बंगाल उस समय बड़ा प्रॉस्पर हुआ करता था, बहुत समृद्ध हुआ करता था। वहाँ पर राजा महाराजा बड़े समृद्ध थे, वहाँ का लोक प्रशासन बड़ा समृद्ध था अंग्रेजों के हिसाब से। तो प्रेसिडेंटी मद्रास की और बम्बई की, इन दोनों को उठा करके उसके अधीन कर दिया गया। अब यानी कि जो भी प्रशासन बनाएगी, कलकत्ता यानी बंगाल प्रेसिडेंसी ही इन दोनों के कानून बना लिया करेगी। अब समझना बात को, गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो गवर्नर हुआ करते थे बंगाल का, अब उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
अब बात कर थोड़ा सा और था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे उनका कार्यकाल, गवर्नर का कार्यकाल 1 साल हुआ करता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे उनका कार्यकाल 4 वर्ष हुआ, मतलब एक उनका सबका एक कार्यवर्ष हुआ करता था। तो कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और क्या किया गया कि जो 24 अन्य सदस्य हुआ करते थे, लेकिन प्रतिवर्ष उन्होंने कहा कि 1/4 सदस्य प्राप्त कर जाएंगे। जिस प्रकार से हमारे लोकसभा सॉरी राज्यसभा में 1/3 सदस्य बाहर हो जाते हैं, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि 1/4 सदस्य बाहर हो जाया करेंगे। बात करें थोड़ा सा और, तो वहाँ न्याय कानून व्यवस्था भी लागू करनी थी। तो सन 1774 में न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके ICJ मतलब इंडियन फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हमारे बंगाल के थे, कलकत्ता के थे, उनका नाम क्या था, एलिजा एम्पे। क्या नाम था, एलिजा एम्पे नाम था। चलिए क्या नाम था, फर्स्ट चीफ जस्टिस क्या नाम था, एलिजा एम्पे थे। कौन, कलकत्ता वाले। 3 अदर जज भी थे, ये जरूर याद रखिए कि उनका पेपर में आ जाता है। तो चैम्बर्स, लैमिनिस्टर और हाइट, ये 3 लोग और थे। और इसके विरुद्ध अपील जो हुआ करती थी इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल में हुआ करती थी। यदि किसी व्यक्ति को इसके विरुद्ध अपील करना है, किसके विरुद्ध, इस न्यायालय के विरुद्ध अपील करना है, तो आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, और वहाँ पर प्रीवी काउंसिल यानी एक सुपर जज कहलाती थी, वहाँ पर अपने इसके विरुद्ध नियम कानून ला सकते थे। थोड़ा सा और बात करते हैं अब। अगर बात की जाए तो कुछ और कानून नियम लाए गए। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए गए व्यापार की अनुमति नहीं दी गई। इसमें मतलब जो कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, अब उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कि ताकि यदि हमें कोई नई शाखा खोलनी है कंपनी की, तो हम जाकर उससे लाइसेंस लेंगे और तब जाकर कोई नई शाखा खोलेंगे। अब मतलब बिना लाइसेंस लिए कोई भी नई शाखा नहीं खोल पाएगा। अगर बात करें सभी सैनिक प्लस सिविल शक्तियाँ, जो सैनिक हुआ करते थे, सिविल शक्तियाँ हुआ करती थी, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दी गई। जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल हुआ करता था, कि सारी शक्तियाँ उसी को सौंप दी गई। यदि कोई विवाद निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल का होता था। यदि मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है, तो जो भी निर्णय दिया जाएगा वो लास्ट निर्णय गवर्नर जनरल ही दे देगा, और उसको मान्य करना पड़ेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें वो जानते हैं इसके। दोषों को दूर रखने के लिए समझना, एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम क्या था, दंडाज अधिनियम। इसको याद रखना, एक नियम लाया गया था जिसका नाम था दंडाज अधिनियम, या इसको कहते हैं इंडियन बिल ऑफ फॉक्स। इसको याद रखिएगा। ये दोनों नियम बहुत अच्छे हैं, पेपर में आते हैं, पीसीएस के पेपर में आता है कि दंडाज अधिनियम किस एक्ट में लाया गया था। तो याद रखिए 1773 के एक्ट में लाया गया था। पास ना हो सके, इसीलिए न्याय और फॉक्स की मिली हुई जुली सरकार के त्याग पत्र देना पड़ गया। अर्थात यह नियम पास नहीं हो पाया, तो मिली जुली सरकार को क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा। समझ रहे बात को। इसको याद रखिएगा कि पास ना हो सका, इसके लिए न्याय और पक्ष के नियम मिली जुली सरकार को त्याग पत्र देना पड़ गया। यानी कि ये नियम ऐसा नियम था कि जिसमें आपको पहले से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस प्रकार का काला कानून हुआ करता था। चलिए और देखते हैं, इसको दंडाज नियम कहते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि दंडाज और अधिनियम और इंडियन फॉक्स बिल कब आया था, 1773 एक्ट के अंतर्गत आया था। और जानते हैं थोड़ा सा। अब आता 1781 का, क्या आता है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या आता है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। अब इसमें क्या होता है, तो गवर्नर जनरल प्लस परिषद का सर्वोच्च कानून, जो गवर्नर जनरल हुआ करता था और परिषद के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल था अब हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहले हस्तक्षेप करेगा 73 में, 81 में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब समझिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा भी शामिल कर दिए गए। पहले तो बम्बई और मद्रास को ही शामिल किया गया था, अब यहाँ बिहार को लाकर भी शामिल और उड़ीसा को भी शामिल कर दिया गया। इन सभी प्रांतों के लिए कानून बनाती थी कौन, बंगाल की प्रेसिडेंसी। इन सभी कानून के लिए कानून बनाया करती थी। और बात करी जाए यदि भारतीय राजस्व से संबंधित अधिकारिता भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दी गई। भारतीय राजस्व जो कलेक्टर हुआ करते थे उससे इसको अलग कर दिया गया अधिकारिता से। अब जानते थोड़ा शीर्षक क्या था इसका, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का शीर्षक क्या था, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र कौन कौन से थे।
आप जानते थोड़ा कंपनी का अधीन कौन कौन से। तो कंपनी के अधीन थे आपके व्यापारिक क्रियाकलाप और राजनीतिक क्रियाकलाप। इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। याद रखिए, जो व्यापारिक क्रियाकलाप करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएंगे, राजनीतिक क्रियाकलाप करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहलाएंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो मैंने पहले आपको बात कर ली, 1 सदस्य 24 अन्य सदस्य। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करते हैं थोड़ा सा। तो इंग्लैंड में स्थित कुल 6 सदस्य हुआ करते थे। इंग्लैंड में स्थित कुल कितने 6 सदस्य थे। नियुक्ति कौन करा करता था, वहाँ सम्राट हुआ किया करता। सम्राट कौन थी वहाँ पर, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी वहाँ पर। दूसरे नंबर देखिए, दूसरे नंबर में गवर्नर जनरल प्लस परिषद और प्रांतीय गवर्नर प्लस परिषद। इनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। मैंने बताया ना, जो इनकी संख्या थी 4 घटा 1 से बढ़ाकर 4 कर दी गई थी। अब 4 से घटाकर संख्या 3 कर दी गई इनकी। कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महारानी ने कह दिया कि कोई भी कंपनी का अधिकारी कभी भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई वो उपहार नहीं लेगा, क्योंकि उपहार के नाम पर बड़ी बड़ी फिरौतियाँ लिया करती थी। समय गुजरता जाता है, नियम बदलते जाते हैं, और अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड में एक अपील न्यायालय स्थापित कर दिए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज हमारे भारतीयों का, हमारे देशवासियों का खून पी रहे थे। तो महारानी के द्वारा इस प्रकार का नियम लाया गया कि जो भी अवैध कानून बनाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा वो सब समाप्त कर दिए जाएंगे या न्यायालय पेश किए जाएंगे। और गुजरता समय गवर्नर जनरल किसी राजा से युद्ध संधि अनुमति लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अर्थात यदि तुम्हें किसी राजा से युद्ध में किसी राजा से तुम्हें युद्ध करना है, संधि करना है, तो तुमको अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या था, सीधे महारानी एलिजाबेथ। कंट्रोल मतलब कंपनी, सी से कंपनी और सी से ही कंट्रोलर, याद रखिएगा। और देखिए 1786 का आता है एक्ट, गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति बना दिया गया आगे चल के। और विशेष परिस्थितियां, यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति बनती है तो विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को न मानकर, जो परिषद बनाई गई थी, गवर्नर जनरल के निर्णय को माना जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिए गए कि जो गवर्नर जनरल था उसके निर्णय को माना जाएगा, परिषद के निर्णय को नहीं माना जाएगा। 86 के बाद आता है आपका 93। अब जो 93 एक्ट आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कंपनी के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। पहले ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाता है, अब लेकिन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये इसमें एक और फैक्ट जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं 1813 का एक्ट। 1813 का एक्ट के बाद अब हर 10 वर्ष बाद कंपनी एक्ट लेकर आएगी। अर्थात महारानी एलिजाबेथ हर 20 वर्ष में, 10 वर्ष बोल रहा हूँ, हर 20 वर्ष में कंपनी समीक्षा करने के लिए अधिकारी भेजेगी। तो 1813 क्या था, चार्टर एक्ट आता है। क्या क्या इसमें नियम करेगा, इसमें नियम दिया गया कि भारतीय शिक्षा अधिनियम, सबसे पहले लाया गया भारतीय शिक्षा अधिनियम। क्या किया गया कि भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको याद रखिएगा कि पेपर में आता है कि कौन सा एक्ट आया था जिसमें भारतीयों के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा शिक्षा पर। क्यों किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा कि भारत के लोग का नाम है उन्नति करें, इसलिए किया जाएगा क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उनको पढ़ा लिखा अंग्रेज बना करके उनसे अंग्रेजी काम कराया जाएगा। इसलिए भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, अर्थात ईसाई पादरियों का भारत आने का धर्म प्रचार प्रसार करना। इसमें ईसाई पादरियों को भारत आने की छूट दी गई ताकि आप धर्म का प्रचार प्रसार करिए। तो देखिए, लोगों पर अंग्रेजी का थोप दिया गया और धर्म भी थोप दिए जाएंगे आगे चल के। अब तीसरा देखिए, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटिश जनी को, जो ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, को व्यापार की अनुमति मिल जाएगी। अर्थात कोई भी ब्रिटिश नागरिक आएगा व्यापार करेगा, लेकिन चाय और चीन के साथ इनके साथ व्यापार नहीं करेगा, यानी इनको छोड़ करके इनके साथ कोई व्यापार नहीं कर सकेगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इसका अधिकार दे दिएगा। नोट क्या था इसमें, अब समझना। 1833 का एक्ट आएगा आगे चल के, जो आया था अभी, जो आगे चल के आएगा, इसके पूर्व जो भी नियम आए वो सब पहले बी नियम, ये नियम कहलाते थे। जो 1833 का जो एक्ट आने वाला आगे अगले वाले वीडियो में देखेंगे आप आगे चल के, कल या परसों में। तो 1833 का जो एक्ट आएगा
उसके पहले जो अधिनियम आते थे वो विनियम कहलाते थे, और इसके बाद जो नियम आएंगे वो अधिनियम कहलाएंगे। ये बात याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। 1833 का एक्ट, अभी 1833 का पढ़ाया मैंने आज आपको। 1833 का मैंने कहा था 20 वर्ष कंपनी के बाद आएगी, हर 20 वर्ष में। तो 1833 में अधिनियम आएंगे, 33 के बाद नियम आएंगे, वो सब अधिनियम कहलाएंगे, उसके बाद नियम कहलाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, और ये जो मैंने एक सीरीज शुरू की OTP अर्थात वन टॉपिक पर डे, तो इसको आप प्यार दीजिएगा, और अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाव जरूर दिया करिए कि मेरी मेहनत आपको कैसी पसंद आती है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप तो करते हैं, उसमें कोई मतलब कहने की बात ही नहीं है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे मित्रों।